गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 6 के हिंदी व्याकरण पाठ्यपुस्तक का पाठ 1 का सेकंड पार्ट हम लोग अध्ययन करेंगे। पहले पाठ में का एक वीडियो हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं और उसी में का एक पॉइंट और एक टॉपिक छूट गया था जो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा और उसके बाद से बाकी ये आपके क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। तो इसमें का जो महत्वपूर्ण पॉइंट छूटा हुआ था वो है व्याकरण। कि व्याकरण क्या होता है, व्याकरण का ज्ञान हमें क्यों आवश्यक है और व्याकरण के द्वारा क्या क्या हमको जानकारी मिलती है। तो चलिए देखते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वह ज्ञान है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, सीखना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण से क्या होता है, व्याकरण से हमें इस ज्ञान की प्राप्ति होती है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। अब इसके आगे है व्याकरण के अंग या भेद। व्याकरण के 3 अंग होते हैं या 3 वेद होते हैं। अंग या भेद दोनों एक ही चीज़ है। इसमें पहला है आपका वर्ण विचार। वर्ण विचार व्याकरण के इस अंग में हम वर्णों के आकार, रूप, भेद आदि पर विचार करते हैं वर्ण विचार के अंतर्गत। दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार व्याकरण के इस भाग में हम शब्दों के रूप, बनावट, प्रयोग व भेद आदि पर विचार करते हैं। और तीसरा है वाक्य विचार। वाक्य विचार में व्याकरण के इस अंग में हम वाक्यों के भेद व प्रयोग आदि की जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी कि व्याकरण के ये 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। इन 3 अंगों में ही पूरे हिंदी व्याकरण की बात की गई है। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, वर्ण का कैसा आकार होना चाहिए, उसका रूप कैसा होना चाहिए और वर्णों के कौन कौन से भेद होते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। और दूसरा पॉइंट है इसका शब्द विचार, जिसमें शब्दों के बारे में हमें अध्ययन करने को मिलता है। शब्द के रूप कैसे होते हैं, शब्द की बनावट कैसे होती है, शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं और शब्दों के कौन कौन से भेद होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तीसरा है वाक्य विचार। वाक्य विचार में हमें वाक्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वाक्यों के कौन कौन से भेद होते हैं और वाक्य कैसे बनते हैं, वाक्यों का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं, वाक्य विचार के अंतर्गत हम अध्ययन उसका करते हैं। अब इस पूरे पाठ का थोड़ा सा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि भाषा के भेद, लिपि, भाषा का निर्माण, मौखिक, लिखित, व्याकरण, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, इन सारे पॉइंट के बारे में, सारे टॉपिक के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में अध्ययन किया। अब उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट दिया है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने भाव, विचार दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है तथा दूसरे मनुष्य के भाव, विचार ग्रहण करता है। दूसरा पॉइंट है भाषा के 2 मुख्य रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित। अगला पॉइंट है भाषा के जिस रूप द्वारा मनुष्य अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अगला पॉइंट है उच्चारित ध्वनियों के
लिखित रूप को लिखित भाषा कहते हैं। मतलब कि जो मनुष्य के मुख से ध्वनि उच्चारित होती है, ध्वनि निकलती है, आवाज़ निकलती है, और उसी के लिखित रूप को ही लिखित भाषा कहा जाता है। भाषा का निर्माण केवल मनुष्य कर सकता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सिर्फ और सिर्फ भाषा का निर्माण कर सकता है। उसके अलावा इस संसार में कोई ऐसे प्राणी नहीं है जो भाषा का निर्माण कर सके। अगला पॉइंट है, भाषा के मौखिक रूप को बोली कहते हैं। यह एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। यानी कि जो बोली है वो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। और भाषा का प्रयोग सिर्फ मौखिक होता है, बोली का प्रयोग सिर्फ मौखिक होता है, लिखित नहीं होता। अगला पॉइंट है कि भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। अगला पॉइंट है, व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण से हमें किस बात का ज्ञान होता है? भाषा के हमें शुद्ध रूप का, व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। और हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा व राजभाषा है। राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा भी है, लेकिन राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों में अंतर होता है। इसके बाद हम लोग इसके अभ्यास प्रश्न यानी कि इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि इसमें, इस चैप्टर में, इस पार्ट में कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। उस प्रश्नों का उत्तर मैं आप लोग को बता रहा हूं। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है कि भाषा किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने भाव व विचार दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है तथा दूसरे मनुष्य के भाव व विचार ग्रहण करता है। यानी कि भाषा वह है जिसके द्वारा मनुष्य पढ़कर, बोलकर, सुनकर, लिखकर अपने भाव या विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरे मनुष्य के भाव या विचार ग्रहण करता है, उसे ही भाषा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, भाषा के मुख्य रूप कौन कौन से हैं तथा उनमें क्या अंतर है? भाषा के मुख्य रूप कौन कौन से हैं तथा उनमें क्या अंतर है? भाषा के दो मुख्य रूप होते हैं। भाषा कितने मुख्य रूप होते हैं? दो ही मुख्य रूप बताए गए हैं भाषा के। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। और उनमें अंतर क्या है, उसके अंतर को थोड़ा सा देख लेते हैं। मौखिक और लिखित भाषा में अंतर। मौखिक और लिखित भाषा में क्या अंतर होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। मौखिक और लिखित भाषा में प्रमुख अंतर यह है कि मौखिक भाषा का प्रयोग बोलकर किया जाता है, जबकि लिखित भाषा का प्रयोग लिखकर किया जाता है। मौखिक और लिखित भाषा में प्रमुख अंतर यह है कि मौखिक भाषा का प्रयोग बोलकर किया जाता है और लिखित भाषा का प्रयोग लिखकर किया जाता है। यह इसका प्रमुख अंतर है। अगला प्रश्न है, लिपि से क्या अभिप्राय है? कुछ लिपियां और कुछ भाषाएं और उनकी लिपियों के नाम लिखिए। लिपि से क्या अभिप्राय है? कुछ भाषाएं और उनकी लिपियों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, भाषा को लिखने के लिए प्रयोग होने वाले ध्वनि चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। यानी भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसी को हम लिपि कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं कि भाषा के लिखने के ढंग को ही लिपि कहा जाता है।
उसमें एक और प्रश्न उसमें दिया है कि कुछ भाषाएं और उनकी लिपियों के नाम लिखिए। यहाँ नीचे आपके कुछ भाषा और लिपि कॉलम बद्ध करके आपको बताया गया है कि हिंदी जो भाषा है उसकी लिपि क्या है, देवनागरी। गुजराती भाषा जो है उसकी लिपि क्या है, देवनागरी। पंजाबी भाषा जो है उसकी लिपि क्या है, गुरमुखी। संस्कृत भाषा जो है उसकी लिपि क्या है, देवनागरी। उर्दू भाषा जो है उसकी लिपि क्या है, फारसी। और तमिल भाषा जो है उसकी लिपि तमिल। तो ये रहा आपका लिपि से संबंधित उत्तर और प्रश्न। आगे है आपका व्याकरण से आप क्या समझते हैं। भाषा और व्याकरण के परस्पर संबंध को स्पष्ट कीजिए। यानी कि व्याकरण से आप क्या समझते हैं, व्याकरण का ज्ञान हमें क्यों आवश्यक है और भाषा और व्याकरण में क्या संबंध होता है, उस संबंध को बताना है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। व्याकरण वह ज्ञान है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण वह ज्ञान है जो हमें शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखने का ज्ञान कराता है, उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। अब है कि भाषा और व्याकरण में संबंध क्या है। देखते हैं कि भाषा और व्याकरण के परस्पर संबंध। भाषा और व्याकरण में घनिष्ठ संबंध होता है। जो भाषा है और उस भाषा का जो व्याकरण है उसमें घनिष्ठ संबंध होता है। यानी कि हर भाषा का अपना एक व्याकरण होता है और भाषा और उस भाषा के जो उसका व्याकरण होता है उसमें घनिष्ठ संबंध होता है। जिस प्रकार कि आँख का संबंध रोशनी या प्रकाश से होता है। मतलब कि आँख में अगर रोशनी नहीं है, अगर दिखाई नहीं देता है आँख से, तो फिर उस आँख का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो अधूरा है। तो उसी प्रकार भाषा का और व्याकरण का भी वही संबंध है। जो संबंध आँखों का प्रकाश से है वही संबंध भाषा और व्याकरण से है। क्योंकि व्याकरण के बगैर भाषा का कोई अस्तित्व नहीं होता है। जिस प्रकार आँख में रोशनी नहीं है तो आँखों का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार किसी भाषा का अगर व्याकरण नहीं है तो उस भाषा का कोई महत्व नहीं है। भाषा को परिष्कृत करने का जो काम है वह व्याकरण के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि भाषा का जो परिष्कृत करने का काम है वो कौन करता है, वो व्याकरण के द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न है व्याकरण के कौन कौन से अंग हैं। अभी हम लोग इसी वीडियो में पीछे देखा कि व्याकरण के कौन कौन से अंग है। आपको बताया गया है कि व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग निम्न हैं। कौन कौन से, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये व्याकरण के 3 अंग हैं और इसी तीनों अंगों के द्वारा ही पूरी व्याकरण प्रक्रिया उसी में समाहित है। वर्ण, शब्द और वाक्य में ही पूरा व्याकरण और उसी व्याकरण के द्वारा ही भाषा का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है राष्ट्रभाषा से क्या समझते हैं। हर देश की एक अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जैसे भारत की भी एक अपनी राष्ट्रभाषा है, क्या है, हिंदी। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। तो देखते हैं कि राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं। उत्तर है जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली और समझी जाती है तो वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। यानी कि जब कोई भाषा किसी भी राष्ट्र के विस्तृत भूभाग, बहुत बड़े क्षेत्रों में बोली और समझी जाने लगती है तो वह वहाँ की राष्ट्रभाषा बन जाती है। जैसे हमारे यहाँ की राष्ट्रभाषा हिंदी। हिंदी पहले क्या थी, हिंदी एक बोली थी और बोली जो कि भारत के विभिन्न राज्यों और विभिन्न क्षेत्रों में बोली और समझे जाने लगी।
भारत के अधिकांश लोग इसको अपने बोलचाल के भाषा में प्रयोग करने लगे, इसलिए इस भाषा को राष्ट्रभाषा बना दिया गया, यानी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया गया और राष्ट्रभाषा बना दिया गया। तो ये रहा आपका इस चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। और इसके बाद छोटा छोटा फिलिंग ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है, जिसको आप लोग अपने बुक की सहायता से उसको फिल करेंगे, भरेंगे। जिसको नहीं समझ में अगर आएगा तो हमें मैसेज करेंगे, मैं उनको फिर एक वीडियो के माध्यम से उन सारों क्वेश्चन का आंसर या उसको भर करके आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।